गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन अध्ययन करेंगे बीकॉम पार्ट सेकंड, सब्जेक्ट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पेपर सेकंड, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। आज अपना टॉपिक रहेगा संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का अर्थ स्पष्ट करने से पहले भूमिका के रूप में अपन कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे। संगठन का अर्थ स्पष्ट करने से पहले अपन ये कह सकते हैं कि क्रियाओं एवं व्यक्तियों की विविधताओं ने ही संगठन को जन्म दिया है। यानी व्यक्तियों की विविधता और क्रियाओं की विविधता होने के कारण ही संगठन का जन्म माना जाता है। जिस समय से एक से अधिक व्यक्तियों ने उपक्रम में कार्य करना प्रारंभ किया है, उसी समय से उन व्यक्तियों के मध्य कार्य विभाजन तथा समन्वय की आवश्यकता ने संगठन को प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य बना दिया गया है। आज प्रत्येक उपक्रम में कार्यरत व्यक्तियों के कर्तव्यों, अधिकारों एवं उत्तरदायित्वों के निर्माण के लिए तथा उत्पादन के अन्य साधन जैसे मुद्रा, मशीन और माल आदि के अनुकूलतम उपयोग के लिए संगठन आवश्यक हो गया है। इसीलिए ही प्रबंध के कार्यों में नियोजन के पश्चात संगठन का ही क्रम आता है। ये भूमिका के रूप में अपन ने ये बातें स्पष्ट की। इसके बाद अपन संगठन का अर्थ स्पष्ट कर सकते हैं। सरल शब्दों में संगठन कार्यरत व्यक्तियों के मध्य व्यवहारिक संबंधों का वह स्वरूप है जिनसे उपलब्ध साधनों का उपक्रम के निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति की दशा में कुशलतापूर्वक उपयोग किया जा सके। यह प्रबंध का तंत्र है। कार्यरत व्यक्तियों के अधिकारों एवं दायित्वों की विवेचना करता है तथा यह समन्वय, क्रमबद्धता तथा सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए करने की एक प्रक्रिया माना गया है। इसीलिए यह कहा जाता है कि संगठन प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य है तथा यह साधन है, साध्य नहीं माना गया है। प्रत्येक संगठन का निर्माण लक्ष्यों को लेकर किया जाता है। लक्ष्य वे अंतिम परिणाम हैं जिनकी प्राप्ति प्रत्येक संगठन करना चाहता है। इसी के आधार पर संगठन लक्ष्यों का महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। संगठन में लक्ष्यों का महत्व व्यापक माना गया है क्योंकि यह व्यवसाय के विकास एवं उत्तरजीविता में योगदान करते हैं। संगठन प्रबंधकों को दिशा प्रदान करते हैं। संगठन प्रतिबद्धता पैदा करते हैं। संगठन एकीकरण लाते हैं। संगठन अभिप्रेरणा माना गया है। संगठन मापन के आधार माना गया है। संगठन नियोजन का आधार माना गया है और संगठन उत्तरदायित्व की स्थापना करते हैं। संगठन के अनेक लक्ष्य होते हैं जिनमें निरंतर विकास, स्थिरता, अच्छे पारस्परिक संबंधों का विकास, उपलब्ध साधनों का सदुपयोग, सामाजिक उत्तरदायित्वों की पूर्ति, निश्चितता प्रदान करने के लक्ष्य महत्वपूर्ण माने जाते हैं। किसी भी संगठन को अच्छा स्वरूप प्रदान करने के लिए उसे निर्दिष्ट, स्पष्ट तथा संतुलित सिद्धांतों पर आधारित किया जाना आवश्यक है, जिनमें कुछ प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं, जैसे उद्देश्य का सिद्धांत, आदेश का सोपानिक सिद्धांत, आदेश की एक रूपकता का सिद्धांत, व्याख्या का सिद्धांत, अधिकार एवं दायित्व की समानता का सिद्धांत, अंतिम दायित्व का सिद्धांत, अधिकार समर्पण का सिद्धांत, न्यूनतम सत्ता स्तरों का सिद्धांत, विशिष्टीकरण का सिद्धांत, नियंत्रण के विस्तार के क्षेत्र का सिद्धांत, लोचशीलता का सिद्धांत, सरलता का सिद्धांत, संतुलन का सिद्धांत, कार्य क्षमता का सिद्धांत,
तथा पृथकता का सिद्धांत, ये 15 संगठन के महत्वपूर्ण सिद्धांत माने गए हैं। इसके बाद अपन यह अध्ययन करेंगे कि एक आदर्श संगठन में कौन कौन से गुण हो सकते हैं। एक आदर्श संगठन में महत्वपूर्ण गुणों में जैसे लोचशीलता, सरलता, स्पष्टता, समन्वय, आपसी सहयोग, संतुलन, विशिष्टीकरण, आदेश की एकता एवं उपलब्ध साधनों के सदुपयोग की स्थिति हो सकती है। ये एक आदर्श संगठन के महत्वपूर्ण गुण माने जाते हैं। एक प्रभावी संगठन आपसी मतभेदों को दूर करता है, प्रबंध की क्षमता में वृद्धि करता है, संदेश वाहन को प्रभावशील बनाता है, मानवीय प्रयासों का समुचित उपयोग करता है, व्यक्तिगत योग्यताओं के मापन तथा उन्नति के अवसरों का आधार प्रस्तुत करता है, समन्वय को सुविधाजनक बनाता है, संगठन उपक्रम के विकास में सहायक होता है, संगठन तकनीकी सुधार एवं विभिन्न क्रियाओं में संतुलन लाता है तथा सहयोग एवं स्वतंत्र चिंतन में वृद्धि करता है। संगठन के उपयुक्त लाभों के उपरांत भी प्रायः यह देखा गया है कि संगठन कुछ गलतियां भी करते हैं जिनसे संगठन सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है। अर्थात अपन दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि संगठन के लाभ होने के साथ साथ इसके कुछ दोष भी हैं, जैसे आपसी संबंधों की अस्पष्टता, अनुपयुक्त नियोजन, अधिकारों एवं उत्तरदायित्वों में असंतुलन स्थापित होना, लोचहीनता तथा सिद्धांतों की लापरवाही से उपयोग करने की हो सकती है। इन्हें सुदृढ़ नियोजन, कार्य एवं अधिकारों की समझ, उचित संतुलन, लोचशीलता एवं परिस्थितियों के अनुरूप संगठन बनाकर दूर किया जा सकता है। सामाजिक एवं व्यावसायिक परिवर्तनों के अनुकूल ही संगठन की कई विचारधाराओं का विकास हुआ है। जैसे जैसे सामाजिक परिवर्तन हो रहे हैं, व्यावसायिक परिवर्तन हो रहे हैं, वैसे वैसे संगठन की कई विचारधाराओं का विकास भी हुआ है, जिनमें संगठन की प्रतिष्ठा विचारधारा, नव प्रतिष्ठा विचारधारा तथा आधुनिक विचारधारा तीन प्रमुख रूप से अध्ययन की दृष्टि से देखा गया है। इसमें जैसे सबसे पहली प्रतिष्ठा विचारधारा उन सर्वमान्य सिद्धांतों का प्रतिपादन करती है जिन्हें इसके समर्थक विद्वान सार्वभौमिक भी मानते हैं। यह सबसे पुरानी विचारधारा मानी जाती है। इस विचारधारा की सीमितता, विशिष्टीकरण तथा मानवीय पक्ष की उपेक्षा करने के आधार पर आलोचना की जाती है। यानी जो सबसे पहली विचारधारा है, प्रतिष्ठित विचारधारा, यह सबसे पुरानी विचारधारा मानी जाती है। इस विचारधारा की को सीमित माना गया है, विशिष्टीकरण पे जोर नहीं दिया गया है, मानवीय पक्ष की उपेक्षा करने का आरोप इस विचारधारा में लगाया गया है, इसलिए इसकी कई प्रकार की आलोचनाएं होती हैं। दूसरी विचारधारा है नव प्रतिष्ठित विचारधारा। व्यक्तिगत संबंधों, अनौपचारिक समूहों तथा प्रबंध में कर्मचारियों की सहभागिता पर यह विचारधारा बल देती है, लेकिन आलोचक इसे कोई नवीन विचारधारा नहीं मानते हैं। नव प्रतिष्ठित विचारधारा में भी कुछ दोष माने गए हैं और इस विचारधारा में प्रमुख रूप से तीन बातों पर जोर दिया गया है, जैसे व्यक्तिगत संबंधों, अनौपचारिक समूहों तथा प्रबंध में कर्मचारियों की सहभागिता। तीसरी विचारधारा है आधुनिक विचारधारा। संगठन की ये तीसरी विचारधारा आधुनिक विचारधारा में मानव के महत्व को व्यवस्थित रूप में स्वीकारा गया है। जैसे अपन मानते हैं उत्पादन के चार महत्वपूर्ण साधन होते हैं, मानव, मशीन, माल और मुद्रा। इनमें आधुनिक विचारधारा के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण विचारधारा आधुनिक विचारधारा मानी गई है और उसमें मानव के महत्व को व्यवस्थित रूप से स्वीकारा गया है।
इस विचारधारा के अंतर्गत प्रभावशाली संदेशवाहन, औचित्यपूर्ण निर्णयन तथा व्यक्तित्व के विकास के विचारों को विकसित किया गया है। इसमें प्रतिष्ठित विचारधारा का मानवीय प्रयासों के साथ सुखद संगम करने का प्रयास किया गया है। इसलिए ही इस विचारधारा को अपेक्षाकृत अधिक न्याय संगत माना गया है। संगठन की 3 विचारधारा के बाद अगला हेडिंग इसमें अपन अध्ययन करते हैं वातावरण और संगठन। तो वातावरण, एनवायरनमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन, यह भी अपने आप में एक अलग महत्वपूर्ण टॉपिक इस चैप्टर के अंतर्गत माना गया है। और इसके अंतर्गत वातावरण का अर्थ अपन पहले स्पष्ट करेंगे। वातावरण का आशय उन तमाम तत्वों, घटकों एवं शक्तियों से है जो कि संगठन को प्रभावित करते हैं। वातावरण को मूल रूप से 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। प्रथम, आंतरिक वातावरण। आंतरिक वातावरण के आशय उन तत्वों एवं घटकों से है जो संस्था के अंदर विद्यमान होते हैं और जिनका संगठन पर विशिष्ट एवं तात्कालिक प्रभाव पड़ता है। इसमें कर्मचारी, संचालक मंडल, अंशधारी, संगठनात्मक संस्कृति, कार्यात्मक क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है। दूसरा वातावरण का वर्ग है वह है कार्य वातावरण। कार्य वातावरण ऐसे घटकों एवं तत्वों एवं प्रभावों से है जो संगठन के बाहर के हैं और जो संगठन की क्रियाओं को प्रत्यक्षतः प्रभावित करते हैं। इसके प्रमुख तत्व जैसे ग्राहक, पूर्तिकर्ता, प्रतिस्पर्धी संस्था, श्रम संघ, सरकार, मीडिया, वित्तीय संस्थान तथा विशिष्ट हित समूह इत्यादि को शामिल करते हैं। और वातावरण का तीसरा रूप माना जाता है बाहरी वातावरण। बाहरी वातावरण का आशय उन तत्वों या घटकों या प्रभावों से है जो संगठन के क्षेत्र के बाहर हैं एवं उपक्रम को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। इनमें आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, वैधानिक, तकनीकी एवं सांस्कृतिक वातावरण को सम्मिलित किया जाता है। वातावरण एवं संगठन क्योंकि परस्पर सूचनाओं, साधनों एवं सत्ता तथा प्रभाव का आदान प्रदान करते हैं, इसलिए वातावरण एवं संगठन को एक दूसरे का प्रतिपूरक माना जाता है। धन्यवाद।